हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में कुछ कुछ पार्ट्स होंगे। आ, वो हिसाब से हम लोग अलग अलग देखेंगे। पहले चैप्टर नंबर 3 का जो बेसिक पार्ट है, मतलब जो इंटरनल कंट्रोल, फिर उसके कंपोनेंट्स क्या है, ऑडिट रिस्क क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 बोलता है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल के बारे में। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो भी इंटरनल कंट्रोल है वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए कि वो जो भी मिसस्टेटमेंट हो सके, ठीक है, उसको या तो प्रिवेंट करे कि भाई हो ही ना दे, या फिर अगर प्रिवेंट नहीं कर पाया तो मिनिमम डिटेक्ट कर पाए और करेक्ट कर पाए। इसका बेसिक सा अगर आप ढांचा देखोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, कि इंटरनल कंट्रोल ऐसा होना चाहिए जो कि या तो कोई भी मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट करे, या फिर अगर मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट नहीं कर पाया तो या तो डिटेक्ट करे या फिर उसको डिटेक्ट करे एंड उसको करेक्ट करे। ठीक है, तो इसे 315 बोलता है इंटरनल कंट्रोल के बारे में। इसे 315 क्या बोलता है? इंटरनल कंट्रोल में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस डिजाइंड, implemented and maintained by TCWG management and other personnel। TCWG मतलब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है, अब बहुत बार आएगा TCWG मैनेजमेंट और अदर पर्सनल टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। ऑब्वियसली क्योंकि इंटरनल कंट्रोल के भी खुद का कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है, वो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से पढ़ेंगे। अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एन एंटिटीज ऑब्जेक्टिव विद रिगार्ड टू द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब जो भी एंटिटी का ऑब्जेक्टिव है रिगार्डिंग reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, compliance with applicable laws and regulations, safeguarding of। ठीक है, मतलब जो इंटरनल कंट्रोल है उसको रीजनेबल एश्योरेंस देना चाहिए अबाउट द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, जो भी एंटिटी का ऑब्जेक्टिव है रिगार्डिंग लिएबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, कंप्लायंस विद लॉज, एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन और सेफगार्डिंग ऑफ एसेट। बेनिफिट क्या है? मतलब अगर आप इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करोगे, इवेल्युएट नहीं अंडरस्टैंड करोगे, तो उसका बेनिफिट क्या है? आइडेंट मतलब आपको पता चलेगा कि कौन से मिसस्टेटमेंट हो सकता है, फिर पता चलेगा कि रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को डिसाइड करने में हेल्प होगा। ठीक है, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क मतलब क्या कि कोई भी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो गलत है उसको सही ना बोल दे। मतलब जो भी अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, कोई भी ऑडिटर ऐसा ना बोल दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है नहीं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो, ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो, सोचिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है और ऑडिटर बोल दे कि नहीं भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, मतलब उसमें मिस स्टेटमेंट है, तो इसमें ऑडिट रिस्क नहीं होगा, ऑडिट रिस्क नहीं होगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत है लेकिन ऑडिटर बोल दे कि सही है, तो इसमें ऑडिट रिस्क आ जाएगा। ठीक है, तो ऑडिट रिस्क सिर्फ तभी आता है जब भी ऑडिटर एक गलत ओपिनियन देता है अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज मटेरियली मिसस्टेटेड। ठीक है, दैट इज दैट द ऑडिटर मे गिवन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ऑडिट रिस्क के तीन कंपोनेंट होता है। ऑडिट रिस्क के तीन कंपोनेंट होता है। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। क्या क्या? आईसीडी। आईसीडी। आईसीडी मतलब क्या? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या, ये एक एक करके समझेंगे। अभी के लिए डिटेक्शन रिस्क को, अभी के लिए डिटेक्शन रिस्क को समझते नहीं, लाइक वो आएगा। उसमें डिटेक्शन रिस्क में दो पार्ट है। ठीक है, एक है सैम्पलिंग रिस्क, एक है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। एक है सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब क्या कि जो भी आप सैंपल चूज कर रहे हो ना, वो इनएप्रोप्रिएट हो वो पॉपुलेशन को लेके। मतलब ये मैं एक एग्जांपल से समझाया। ठीक है, पहले एग्जांपल देखते हैं। इधर क्या बोला गया है, सोचिए कि आपका एक बास्केट है, उसमें 100 आम रखे। ठीक है, 100 आम रखे, करेक्ट। उसमें से 90 अच्छे हैं और 10 खराब है, मतलब 90% अच्छे आम है और 10% खराब। ऑडिटर क्या किया? ऑडिटर वो 10 गलती से या फिर कुछ भी से रैंडमली, ऑडिटर बस कोइंसिडेंटली वो 10 मैंगो ही वो सैंपल बेसिस पे चूज किया, रैंडम बेसिस पे 10 मैंगो चूज किया। अभी क्या है कि
उसको तो लगेगा कि भाई 10 खराब है, मैं तो रैंडमली चूज किया, ऐसा तो नहीं मैं देख देख के खराब ही उठाया, 10 रैंडमली चूज किया, 10 ही में गलती है। ये हो गया सैंपल रिस्क, कि ऑडिटर को अभी लगेगा कि 100 ही खराब। नॉन सैम्पलिंग रिस्क मतलब क्या? सोचिए आप इन्वेंटरी वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो और आप क्या कर रहे हो कि आप बस सेल और परचेज देख के आ गए। मतलब इन्वेंट्री में क्या है कि अगर सेल करोगे तो आपका इन्वेंट्री जाएगा और परचेज करोगे तो आपका इन्वेंट्री आएगा। ठीक है, आप बस वो देख के आ गए, वो इन्वॉइसेस देख के आ गए। इन्वेंट्री वेरिफिकेशन का वन ऑफ द मेन की ऑडिट प्रोसीजर है कि आप फिजिकली वेरीफाई करो। ठीक है, तो आप अगर वही नहीं किए तो आप कैसे किए इन्वेंट्री वेरिफिकेशन? यही बोलता है सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग रिस्क बोलता है, सैम्पलिंग रिस्क क्या है कि ऑडिटर का कंक्लूजन वो एक सैंपल पे बेस्ड है जो कि गलत है या फिर डिफरेंट है अगर वो एंटायर पॉपुलेशन को चूज करे। ठीक है, और नॉन सैम्पलिंग रिस्क का मतलब क्या है कि रिस्क दैट द ऑडिटर रीचेस एन एररनेस कंक्लूजन, मतलब उसका एक गलत कंक्लूजन पे आए फॉर एनी रीजन नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है सैम्पलिंग रिस्क के अलावा। एक एक करके अभी कंपोनेंट्स को समझते हैं। कंपोनेंट ऑफ ऑडिट, ठीक है, इसमें टोटल 3 आईसीडी आईसीडी आईसीडी। आईसीडी मतलब क्या? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट मतलब क्या? जो भी फाइनेंशियल, जो भी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब सोचिए कि पीएल बैलेंस, मतलब पीएल में जो भी ट्रांजेक्शन है वो। अकाउंट बैलेंसेस मतलब जो भी बैलेंस शीट का आइटम। और डिस्क्लोजर मतलब नोट्स टू अकाउंट, मतलब उसमें मेटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब मेटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है प्रायर टू मतलब जो ऑडिट है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मिसस्टेटेड विदाउट कंसीडरिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बिना ही यूज करते, विदाउट कंसीडरिंग। और ऑडिटर विल कंसीडर इनहेरेंट रिस्क व्हाइल डिजाइनिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर। मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल को लिखता हूँ, ठीक है। हाँ, ये जो नोट्स है आपको कहाँ से मिलेगा? आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, तो आपको वो सारे नोट्स, अभी मैं चैप्टर 5 का भी नोट्स डालने वाला हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 5 का भी नोट्स बहुत गजब हुआ है। इनहेरेंट रिस्क वुड बी हायर फॉर सम एक्सेप्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, मतलब अगर किसी में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हुआ ना तो उसमें इनहेरेंट रिस्क ज्यादा हो सकता है। External factors giving rise to businesses will also influence inherent risk of this। उसका एग्जांपल क्या है कि प्रोडक्ट ही ऑब्सोलेट हो, मतलब प्रोडक्ट ही ऐसा हो गया कि उसका कोई अभी यूज नहीं है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, ये सारे। कंट्रोल रिस्क मतलब क्या? ये क्या बोलता है? जो भी कंट्रोल रिस्क है ये क्या है? एक रिस्क दैट द मेटेरियल मिसस्टेटमेंट कुड ऑकर एज इंटरनल, मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट जो भी मिसस्टेटमेंट है, मतलब जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है उसको करने में नाकामयाब हो। मतलब क्या कि जो कंट्रोल रिस्क क्या बोलता है कि जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट को पहले तो प्रिवेंट करने में, या फिर अगर प्रिवेंट नहीं कर पाए तो डिटेक्ट एंड करेक्ट करने में नाकामयाब हो। वो मतलब प्रॉपर एप्लीकेबिलिटी, प्रॉपर एफिशिएंसी से काम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये होता है कंट्रोल। इसमें देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड कंट्रोल। मतलब इसमें देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, मतलब एक उल्टा रिलेशन है। ठीक है, जैसे अगर सोचिए कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मतलब इसका तो अल्टीमेटली जो इनहेरेंट रिस्क है ना वो तो यही बोलता है कि जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो मतलब अनअवेलेबल है किसके लिए? या तो प्रिवेंट करने में, पीडीसी के लिए प्रिवेंट करने में, या फिर डिटेक्ट एंड करेक्ट करने में। अगर सोचिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही एफिशिएंटली काम करे तो इनहेरेंटली, सॉरी, कंट्रोल रिस्क तो ऑब्वियसली कम ही होगा ना। तो कंट्रोल रिस्क तो कम ही होगा। जैसे कि सोचिए कि आपका पास आपके जो बिजनेस है उसमें लॉकर रखते हो। वो जो लॉकर है पहले तो वो पासवर्ड से ही खुलता है या फिर आपके फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा।
और दूसरा बात, आप और एक बंदे को रखे हो वो लॉकर को देखने के लिए, और उसके बाद आपका सीसीटीवी कैमरा भी है, वो भी जो भी लॉकर रूम है उधर। तो ऑब्वियसली आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपका लॉकर भी है, उधर एक पर्सन भी है, और सीसीटीवी से मॉनिटरिंग भी हो रहा है। तो क्या हो गया, तो कंट्रोल रिस्क अपने आप कम गया। ठीक है, अभी सोचिए कि आपके पास कुछ नहीं है, नॉर्मल लॉकर है जिसमें बस ताला लगा हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा, कुछ नहीं। कोई भी बंदा आके चोरी करने के लिए तो वो ताला तोड़ के आपका चोरी कर सकता है। तो क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कम हुआ, तो कंट्रोल रिस्क बढ़ गया। एज सिंपल एज दैट। ये ऑडिट उतना कुछ पता है, ऑडिट में बस ऐसा बनाया गया है कि ऑडिट बहुत, मतलब ऑब्वियसली ऑडिट थ्योरी सब्जेक्ट है, उसमें प्रॉब्लम आता है, लेकिन आप अगर समझ के करो ना तो ऐसा उतना कुछ खास है नहीं ऑडिट। ठीक है, आप कर पाओगे। और डिटेक्शन रिस्क मतलब क्या, जो ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, वो ऑडिटर मतलब जो भी ऑडिट रिस्क है उसको कम करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, और जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो कैपेबल नहीं है, ठीक है, उस लेवल का नहीं है जो डिटेक्ट कर पाए मटेरियल मिस्टेक। Detection is that the procedure performed by the auditor to reduce the audit risk to an acceptably low level will not always detect a misstatement. ठीक है, आपको समझ में आया? हाँ, तो अल्टीमेटली ना, जो इनहेरेंट जो एक एक ना इधर एक मतलब ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में भी आएगा, मतलब एक बार एग्जाम में आया था, तो आपको ये याद रखना है कि इन जो इंटरनल इनहेरेंट रिस्क है और कंट्रोल रिस्क है, वो दोनों मिला के होता है कंबाइंड एसेट। ठीक है, जो भी इंटरनल इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क है, वो दोनों को मिला के क्या होता है, कंबाइंड एसेसमेंट। और जो कंबाइंड एसेसमेंट है उसका इनवर्स रिलेशन है डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, जैसे कि अगर सोचिए कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क कम हुआ, तो डिटेक्शन रिस्क भी अपने आप नहीं, मतलब जो भी जैसे कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, उसमें क्या है कि ये दोनों मिला के रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ। ठीक है, और जो इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, मतलब रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क, अगर तीनों मिला के हुआ, मतलब सोचिए कि अगर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क अगर कम है, तो ऑब्वियसली मेरा डिटेक्शन रिस्क मतलब ये हुआ ना, मतलब अगर कम हुआ तो अल्टीमेटली क्या है, मैं कम प्रोसीजर हुआ तो डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा। जैसे कि सोचिए, आप बोल रहे हो इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या, कि आप बोल रहे हो कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, इसका मतलब मैं जो प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा वो कम करूंगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा। अगर सोचिए कि आपको लगता है कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क कम है, तो क्या है, मैं अल्टीमेटली प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। अगर प्रोसीजर परफॉर्म कम करूंगा, तो ऐसा हो ही सकता है कि मुझे लग रहा है तो इन इन कंबाइंड एसेसमेंट सही है, लेकिन गलत तो हो भी सकता है। तो अल्टीमेटली क्या है, अगर मैं प्रोसीजर ही परफॉर्म कम कर दूंगा तो डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा। अगर सोचिए कि आप बोल रहे हो कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो उतना अच्छा नहीं है, मतलब इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों ज्यादा है, तो क्या होगा, मैं प्रोसीजर भी ज्यादा परफॉर्म करूंगा, प्रोसीजर भी ज्यादा परफॉर्म करूंगा, तो क्या होगा कि मेरा डिटेक्शन रिस्क कम होगा, क्योंकि मैं प्रोसीजर परफॉर्म ज्यादा की। अगर प्रोसीजर ही परफॉर्म ज्यादा करूंगा तो ऑब्वियसली मैं डिटेक्ट ज्यादा कर पाऊंगा। ठीक है, मेरा एक प्रोसीजर से वो छूट सकता है, अगर दो तीन प्रोसीजर सेम चीज के लिए परफॉर्म किया तो ऑब्वियसली उसे छूटने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गया। तो यही है। ठीक है, तो ये उतना कुछ मतलब हाथी घोड़ा मैदान नहीं है। मतलब क्या बोला गया है कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क मिला के रिस्क का मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है, और तीनों मिला के होता है ऑडिट रिस्क। क्योंकि ऑडिट रिस्क का तो मैं बोला ही उसकी कंपोनेंट तो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क है। रिलेशन क्या है, अगर सोचिए इंटरनल जो इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है, अगर सोचिए कि जो इनहेरेंट रिस्क है वो बढ़ गया, कंट्रोल रिस्क भी बढ़ गया, इसका मतलब क्या कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो वीक है। अगर मेरा कंट्रोल रिस्क बढ़ा तो ऑब्वियसली मेरा इंटरनल कंट्रोल वीक है, मतलब ऑडिट प्रोसीजर मेरे को ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, मेरा डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा। मैं अभी जस्ट रोको, और सोचिए कि इनहेरेंट रिस्क मेरा ज्यादा है, ठीक है,
मेरा कंट्रोल रिस्क मतलब इनहेरेंट रिस्क मेरा कम है, कंट्रोल रिस्क भी कम है। इसका मतलब क्या है, जो भी मेरा इंटरनल कंट्रोल है वो स्ट्रांग है, जो भी मेरा इंटरनल कंट्रोल है वो स्ट्रांग है। मतलब मैं कम चेकिंग करूंगा भाई, अगर सब कुछ ही मेरे को अच्छा लगा तो ऑब्वियसली मैं कम चेकिंग करूंगा, तो मेरा डिटेक्शन भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मैं चेकिंग ही कम किया। अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो ऐसा होना चाहिए कि वो प्रिवेंट कर पाए, डिटेक्ट कर पाए या फिर करेक्ट कर पाए, प्रिवेंट कर पाए या फिर डिटेक्ट एंड करेक्ट कर पाए। ठीक है, अभी कुछ कुछ कंट्रोल्स का मैं नाम लेता हूँ, वो एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझो। जैसे कि प्रिवेंटिव फंक्शन में क्या क्या है, एक हो गया कि ऑथोराइजेशन प्रोसीजर की आप जो भी वो सिस्टम वो यूज कर रहे हो तो आप ऑथोराइज करके भाई यही बंदा यूज करेगा या फिर नहीं करेगा। कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज मतलब क्या, कि आप एम्प्लॉयज ही जो रखे हो वो कॉम्पिटेंट रखे हो। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब क्या, कि आप प्रॉपर सेग्रीगेट करके रखो, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स और प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। डिटेक्टिव फंक्शन में क्या है, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट। करेक्टिव फंक्शन में क्या है, टाइमली करेक्शन ऑफ फ्रॉड, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू टॉप मैनेजमेंट। अभी कुछ कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन भी है ऑडिट इंटरनल कंट्रोल के, बार बार ऑडिट पढ़ रहा हूं। तो क्या क्या है, कल्यूजन, ह्यूमन जजमेंट, जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट, लैक इन अंडरस्टैंडिंग रीजनेबल एफिडेंस। ठीक है, और स्मॉल एंट्रीज का वो पार्ट अलग है। इन्हें लिमिटेशन क्या क्या है, कि कल्यूजन, कल्यूजन मतलब क्या, दो से ज्यादा या फिर मैनेजर और स्टाफ मिलके, दोनों मिलके फ्रॉड करें। ह्यूमन जजमेंट क्या है, कि भाई ह्यूमन है तो ऑब्वियसली उसका जजमेंट में रिस्क हो ही सकता है, वो गलत हो ही सकता है। जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कि जो भी इंटरनल कंट्रोल है बहुत सारे मैनेजमेंट के जजमेंट से प्रिपेयर होता है, तो ऑब्वियसली वो भी अनसर्टेन तो रहता ही है। लैकिंग अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है, जो पर्सन वो चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो मतलब वो चीज करने में, लाइक आप अगर बोले हो कि आपको हर एक स्टॉक का मूवमेंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन जो बंदा है वो यही सोचा है कि जितना स्टॉक आउट होगा, लाइक सेल होगा, उसी को रिकॉर्ड करना है, तो वो बंदा समझने में ही गलती कर दिया कि आप अल्टीमेटली काम क्या है उसका। ठीक है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो समझने में ही वो गलती कर दिया। तो आपको यही देखना पड़ेगा कि जो भी बंदा है वो मिनिमम काम तो अच्छे से समझे। ठीक है, फिर क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस, कि अगर मेरे पास ऑब्वियसली इनहेरेंट लिमिटेशन है तो ऑब्वियसली कितना भी इफेक्ट है वो रीजनेबल एश्योरेंस ही देगा, वो फुल एश्योरेंस देख ही नहीं पाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली ह्यूमन वो एरर हो ही सकता है। 2 मिनट 2 मिनट, मुझे बस 2 मिनट दीजिए। हाय, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। सॉरी सॉरी, थोड़ा काम आ गया था बीच में। हाँ, मेरा पेन किधर है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में है स्मॉल एंटिटीज। स्मॉल एंटिटीज में कुछ कुछ एडवांटेजेस भी है और लिमिटेशन भी है, ठीक है करके समझते हैं। ठीक है, क्या क्या एडवांटेजेस या फिर लिमिटेशन है। लिमिटेशन में क्या है कि स्मॉल एंटिटीज में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयज ही कम होता है, तो अल्टीमेटली एक एम्प्लॉय को बहुत सारे काम करना होता है। ठीक है, और क्या है कि जो भी ओनर है, ठीक है, अगर ओनर बोल दिया कि आपको ये काम नहीं करना है, आपको वो काम करना है, तो आपको करना ही पड़ेगा। स्मॉल एंटिटीज में ऐसा ही होता है कि वो ओनर के ऊपर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अगर बोल दिया गया है कि आपको ही कम सोचिए कि एक सीए फर्म है, उसमें आपका मिड साइज फर्म है, उसमें क्या है कि आपको सब कुछ करना पड़ेगा, कि ऑडिट भी करना पड़ेगा, जीएसटी भी करना पड़ेगा, आईटी भी, आरओसी भी, कुछ भी करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका सीए या फिर जो भी आपके सीनियर है वो बोल दे कि आपको ये नहीं करो, आप ये करो, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप बोल दोगे नहीं मैं तो ऑडिट करने ही आया था, मैं थोड़ी ये सब करूंगा, तो आपको करना ही पड़ेगा सब कुछ। और एडवांटेजेस क्या है, कि जो भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का जो लाइक लैक है ना, वो अल्टीमेटली क्या है कि ओनर और मैनेजमेंट क्या है एक साथ काम करते हैं ना, तो ऐसा उतना होता नहीं है। ठीक है, उतना इफेक्ट होता नहीं। कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो इधर 5 कंपोनेंट है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। 5 कंपोनेंट है, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ द एंटिटी, मॉनिटरिंग, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंट्रोल एक्टिविटीज। क्या क्या है, CRMIC। इसमें क्या है, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, मॉनिटरिंग, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, एथिकल वैल्यू, कंपिटेंस टू कंप्लायंस, कमिटमेंट टू कंपिटेंस, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, असाइनमेंट ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट वर्किंग स्टाइल और इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी और एचआर पॉलिसी।
एथिकल वैल्यू मतलब क्या है कि जो भी एम्प्लॉयज है उसमें उसको कम्युनिकेट करो और इन्फोर्स करो कि एथिकली काम करे, या फिर अगर एथिकली काम ना करे तो उसको टर्मिनेट करो। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस मतलब क्या, प्रॉपर पर्सन रखो प्रॉपर जॉब के लिए, ठीक है। मतलब उस हिसाब से जो प्रॉपर हो वही। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका जो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्रॉपर होना चाहिए कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। मैनेजमेंट वर्किंग स्टाइल टुवर्ड्स रिस्क टेकिंग, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट टीसीडब्ल्यू कितना इन्वॉल्व है, ठीक है, वेदर इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट है या नहीं, एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है, स्क्रूटिनी ऑफ एक्टिविटीज मतलब क्या क्या एक्टिविटी उसको स्क्रूटिनी करना, ये सारे। और एचआर पॉलिसी। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ऑफ द एंटिटी में क्या है, ऑडिटर को ऑब्टेन करना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग उसका एंटिटी, वेदर द एंटिटी हैज अ प्रोसेस। मतलब ऑडिटर को ऑब्टेन करना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग कि जो एंटिटी है उसका प्रोसेस है क्या, किस चीज को लेकर। आइडेंटिफाइंग बिजनेस रिस्क relevant to financial reporting objectives, estimating the significance of risk, assessing the assessing the assessing the likelihood of the occurrence और deciding about action। मतलब क्या, या एक तो ऑडिटर को समझना पड़ेगा कि एंटिटी के पास उसके खुद के प्रोसीजर है कि क्या, कि वो रिस्क एक तो आइडेंटिफाई कर पाए, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क उसको एस्टिमेट कर पाए, लाइकलीहुड मतलब कितना लाइकली है कि वो होगा वो देख पाए, और डिसाइडिंग अपॉन एक्शन मतलब आइडेंटिफाई करना, एस्टिमेट करना कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, लाइकलीहुड देखना, और जो भी उसका एक्शंस होगा, ठीक है, कि भाई रिस्क है तो उसको तो मिटिगेट तो करना पड़ेगा, उसको देख। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में क्या है कि मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ प्री डिफाइंड कंट्रोल्स क्या है, कैन टेक रेमेडियल एक्शन मतलब रेमेडियल एक्शन ले सकता है क्या, या तो सेपरेट इवेल्युएशन मतलब अलग से इवेल्युएट करके उसके बाद, या फिर जो भी ऑनगोइंग एक्टिविटीज है मतलब इंटरनल चेक हो गया, या फिर बोथ, कैन टेक फीडबैक व सजेशन फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज, ठीक है, ये सारी। और स्मॉल एंटिटीज में मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इज इजीली अकम्प्लिश। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या है, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, जनरल एंट्रीज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, accounting records, procedure through which transaction initiate, record, process, transfer, and correction are done, or information system which captures the above stated event। मतलब इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या है, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, जर्नल एंट्रीज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, और प्रोसीजर थ्रू इच मतलब एक ट्रांजेक्शन इनिशिएट होता है, फिर रिकॉर्ड होता है, प्रोसेस होता है, ये सारे, और जो भी सिस्टम है, जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये सारे चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, वो भी इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। और कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल एक्टिविटी मतलब परफॉर्मेंस रिव्यू का मतलब कितना मतलब प्रॉपरली परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, जितना बजट रखा है उतना उसी बजट में काम हो रहा है कि नहीं, फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, सेग्रीगेशन ऑफ डेटा और फिजिकल कंट्रोल। अच्छा, हम लोग इतना बात कर लिए कि इंटरनल कंट्रोल हेन तेन ये सारे भाई, अगर हम इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है कि इंटरनल बेनिफिट्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, वो इनेबल करता है ऑडिटर को जानने के लिए कि मतलब ऐसा कोई फ्रॉड है या फिर एरर, या तो एरर और फ्रॉड आर लाइकली टू बी लोकेटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब क्या कोई एरर और फ्रॉड है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोकेट हो सकता है, ठीक है। Whether an adequate internal control system is in use and operating as planned by management। मतलब एक तो क्या कोई भी एरर और फ्रॉड लोकेट हो सकता है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फिर क्या है कि एडुकेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है क्या नहीं, और अगर है तो वो प्रॉपरली यूज हो रहा है क्या नहीं, ऑपरेट हो रहा है क्या नहीं, इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है क्या नहीं, कंट्रोल्स एडुकेटली मतलब अल्टीमेटली मैं जो देख चुका हूँ ना, जो बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, या फिर जो इंटरनल एस 315 का अभी जो मैं डेफिनेशन पढ़ा इंटरनल कंट्रोल क्या है, तो यही है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ये सारे है, ठीक है, एक ही सारे है कि एरर फ्रॉड है कि नहीं वो लोकेट कर पाए इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एडुकेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं, या फिर है तो प्रॉपर मतलब जो भी ऑपरेट कर रहा है वो एज प्लान बाय द मैनेजमेंट है,
इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है क्या नहीं, वेदर द कंट्रोल्स एडुकेटली सेफगार्ड द एसेट्स, what are the area where control is weak and where it is excessive, and the same suggestion can be given to improve the control. ठीक है, ये सारे हैं हम लोगों का बेनिफिट्स। क्या क्या है, एक तो है एरर ऑफ फ्रॉड लोकेट कर पाता है कि नहीं, ये ऑडिटर समझ पाएगा इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर इंटरनल प्रॉपर एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है क्या नहीं, अगर है तो वो क्या ऑपरेट कर रहा है एज प्लान बाय द मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है क्या नहीं, कंट्रोल्स एडुकेटली सेफगार्ड कर रहा है एसेट्स को। अगर कहीं इंटरनल कंट्रोल मतलब ज्यादा है, लाइक अगर उधर एक बंदा भी हो सकता है तो आप 4 बंदे रखते हो, ठीक है। अल्टीमेटली तो एम्प्लॉय तो एक ही है ना, मतलब एम्प्लॉय अगर 10 है तो 10 ही है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी जगह पे कितने एम्प्लॉय डिप्लॉय कर रहे हो। ऐसे 300 उसमें भी ये चीज था कि रिसोर्स को मैनेज करना, ठीक है, कि आप ज्यादा बंदे तो डिप्लॉय नहीं करो, हाउ मच, ठीक है, व्हाट, व्हेन, हाउ मच, ये सब अगर आपको याद होगा पिछले ही मतलब पिछले जो एपिसोड था उसमें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये, तो आप देख सकते हो। What are the area where control is weak and where it is excessive and whether some solution can be given to improve the control. Tools for evaluating internal control. Tools क्या है evaluating internal control? Narrative records, checklist, internal control questionnaire और flowchart. क्या क्या है? Narrative record, checklist, internal control questionnaire, flowchart. Narrative record, flowchart दोनों अलग अलग है। checklist और internal control questionnaire लगभग सेम, लगभग सेम। क्या है? Narrative records में क्या है, इट इज मोस्ट एग्जॉस्टिव एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड टू इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल। नेरेटिव रिकॉर्ड क्या है, ये मोस्ट एग्जॉस्टिव मतलब उसमें सब चीज लिखना होता है, ठीक है। ये मोस्ट एग्जॉस्टिव एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड है, रिलेवेंट फॉर द इंडियन वेयर नो फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट। ये उस एंटिटीज के लिए है जहां पे कोई फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। और डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू कंप्रेहेंड द सिस्टम, to identify the weakness is not possible or not adaptable to changes. Naturally, it is most exhaustive and detailed record of checking. A record of to evaluate internal control relevant for the entities where no formal internal control system present. Disadvantages क्या है, difficult to comprehend the system. To identify the weakness is not possible or not adaptable to changes. चेकलिस्ट और इंटरनल क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मैं ये बोल देता हूँ कि इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चंस होता है जिसमें चेकलिस्ट में क्या होता है कि वो बनाता भी ऑडिटर है, मतलब ऑडिट स्टाफ है, और जो वो भरता भी ऑडिट स्टाफ है। मतलब सोचिए कि बोले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर है क्या नहीं, यस, नो और नॉट एप्लीकेबल, तो वो बनाएगा भी, क्वेश्चन बनाएगा भी ऑडिट स्टाफ और उसको फिल भी ऑडिट स्टाफ ही करेगा। और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बनाएगा ऑडिट स्टाफ और फिर ये करेगा, मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। इसमें यस, नो, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, दोनों का सेम ही है। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट भाई हम लोग इंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोगों का फ्लो चार्ट का मेरे को कोई डिस्क्रिप्शन देना है, हम लोग भाई खून में है फ्लो चार्ट। इसमें क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एंटायर इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन, इट इज मोस्ट कंसाइज वे ऑफ रिकॉर्डिंग इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इट प्रोवाइड बर्ड्स आई व्यू। फ्लो चार्ट में क्या है कि आप बहुत सारी चीजों को आप छोटा में आप समेट सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये एक बर्ड्स आई व्यू देता है, एक बहुत बड़े चीज को एक आप छोटे में देखते हो, ठीक है। इट मिनिमाइजेस द नैरेटिव एक्सपीरियंस। अभी कुछ कुछ एग्जांपल्स देख। हाँ, देखिए कि अल्टीमेटली बहुत सारे सर, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, बहुत सारे टीचर्स हो गए, वो ना ये सारी चीजें ना मिस कर, ये सारी चीजें ना मिस कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ना, और ऐसे ही यहीं से आप लोगों को प्रॉब्लम लेना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये सब पढ़ के क्या ही होगा, ये सब तो क्वेश्चन में आएगा नहीं, सॉरी, ये सब तो क्वेश्चन में आएगा नहीं। तो लेकिन आप लोगों को ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है कि मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन है कि वो एग्जाम्पल है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन के। ये ऐसा है कि ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और रियल क्वेश्चन में भी आ सकता है। कि आपको बोल दे कि आप कुछ कुछ क्वेश्चन दो
कि जो कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, सॉरी, पता नहीं। हाँ, परचेज का क्या है कि आर परचेज सेंट्रलाइज इन पर्सन, मतलब परचेज डिपार्टमेंट से ही परचेज हो रहा है कि नहीं। आपको ये याद रखना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर या तो यस में हो, या तो नो पे हो, या फिर नॉट एप्लीकेबल में, बाकी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। अगर आप खुद से भी प्रिपेयर करो ना, तो बाकी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तीन ही आंसर हो सकते हैं वो क्वेश्चन का, यस, नो, नॉट एप्लीकेबल। आर परचेज मेड ओनली फ्रॉम अप्रूव्ड सप्लायर, आर परचेज ऑर्डर प्री नंबर्ड, आर ऑल मटेरियल्स रिसीव ओनली इन द रिसीविंग डिपार्टमेंट, आर रिसिप्ट ऑफ मटेरियल्स एविडेंस बाय प्री नंबर्ड गुड्स रिसीव नो। स्टेटस में क्या है कि डज द सिस्टम इंश्योर दैट ऑल इनवॉइसेस आर ड्यूली प्रोसेस्ड, मतलब जो भी इनवॉइसेस है वो ड्यूली प्रोसेस्ड है। आर ऑल सप्लायर शिफ्ट कंपेयर्ड विद लेजर अकाउंट्स, is a list of unpaid creditors prepared and reconciled periodically. Are all suppliers invoices routed direct to the account department? Are they entered in a bill register before submitting? मतलब ऐसा ही है, ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो कि यस, नो या फिर नॉट एप्लीकेबल में हो सकता है। क्या क्या, यस, नो या फिर नॉट एप्लीकेबल में हो सकता है। फिर क्या है, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में क्या, आर स्टॉक स्टोर्ड इन असाइन्ड एरियाज, इज रिकॉर्ड रिव्यूड पीरियडिकली, इज ए रिकॉर्ड मेंटेन फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसी, is the adequacy of insurance cover reviewed periodically, or are stock records periodically reconciled with accounting records? ठीक है। फिक्स एसेट्स में क्या है, आर बजट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अप्रूव्ड, आर फिक्स एसेट्स वेरीफाइड पीरियडिकली, आर रिपोर्ट प्रिपेयर्ड ऑन सच वेरिफिकेशन, इज देयर ए रिटेन प्रोसीजर फॉर सच वेरिफिकेशन, मतलब क्या है कि आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करो वो अप्रूव हो है कि नहीं। ठीक है। फिर या फिर वो जो फिक्स एसेट है उसको पीरियडिकली वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, आर रिपोर्ट प्रिपेयर्ड ऑन सच वेरिफिकेशन, जो भी वेरिफिकेशन है उसका रिपोर्ट हो रहा है कि नहीं, इस मतलब अगर कोई रिटर्न प्रोसीजर है कि नहीं, या फिर डू सच रिपोर्ट इंडिकेट डैमेज ऑब्सोलेट आइटम्स ऑफ फ्यूचर। ठीक है। ये अल्टीमेटली क्वेश्चन में क्या है कि आप अगर इसको एक बार पढ़ लो तो हो जाएगा, इसमें क्या है उतना माथा दिमाग लगाने का, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर यस, नो या फिर नॉट एप्लीकेबल में ही होना चाहिए। डॉक्यूमेंटिंग लेवल, मतलब जो भी ऑडिटर है वो क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट करेगा, ये एस एस 315 है, ये बाद में होगा। ठीक। जो भी ऑडिटर है वो कौन कौन से चीज डॉक्यूमेंट करेगा, ऑडिटर क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा, ये डिस्कशन एमंग द एंगेजमेंट टीम एंड सिग्निफिकेंट डिसीजन इज, मतलब जो भी डिस्कशन हुआ एंगेजमेंट टीम का, ये एंड जो भी सिग्निफिकेंट डिसीजन हुआ उसको ऑडिटर मतलब डॉक्यूमेंट करेगा। ठीक है। की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन रिगार्डिंग aspect of the entity and its environment, components of internal control, sources of information and the risk assessment procedure perform। क्या क्या है, हाँ, क्या क्या है, की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म। की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या क्या है, की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन किया, मतलब किसके लेके अंडरस्टैंडिंग रेखा, जो भी अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन किया गया है उसका की एलिमेंट्स क्या है, ये चार चीजों का की एलिमेंट्स हम लोगों को देखना पड़ेगा। क्या क्या, एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म। ठीक है। फिर क्या है कि रिस्क ऑफ मेटरमिशन एट फाइनेंशियल लेवल और एसोसिएशन लेवल, और रिस्क आइडेंटिफाइड एंड रिलेटेड रिस्क अबाउट व्हिच द ऑडिटर हैज ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्या कि एक तो डिस्कशन जो भी हुआ और सिग्निफिकेंट डिसीजन रीच हुआ अमंग द एंगेजमेंट टीम, फिर जो भी की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग और की एलिमेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो कि ऑब्टेन किए गए एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट को लेके, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड प्रोसीजर परफॉर्म। और क्या है कि जो भी रिस्क आइडेंटिफाई हुआ और जो एंड रिलेटेड रिस्क, मतलब जो भी ये जो एलिमेंट को आप समझे उसको लेके अगर कोई रिस्क आइडेंटिफाई हुआ या फिर कोई भी उसको रिलेटेड रिस्क है तो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और रिस्क ऑफ मेटरमिशन एट द फाइनेंशियल और एसेशन लेवल। ठीक है। अदर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, अदर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट में क्या बोला है, कुछ कुछ चीजें बोला गया है। ठीक है, कुछ कुछ सेक्शंस में, सेक्शन 124 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई में क्या बोला गया है कि इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट शेयर स्टेट, मतलब डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या बोलना चाहिए,
Director had laid down internal financial control to be followed by the company, or internal financial controls are adequate and were operating effectively. लिस्टेड कंपनी में क्या बोला गया है कि जो भी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है ना, वो बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, द डायरेक्टर्स हैड लेड डाउन, मतलब डायरेक्टर एक इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वो बना के दिया है, एंड वो फॉलो कंपनी फॉलो कर रहा है, ठीक है। और जो भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो एडुकेट एंड इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। और सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई में क्या बोला गया, द ऑडिटर्स रिपोर्ट shall state whether the company has adequate internal financial control and whether the internal financial control are operating effectively. मतलब डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सेक्शन 135 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई में क्या बोला गया कि इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी डायरेक्टर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है वो बोलना चाहिए कि डायरेक्टर लेड डाउन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। और जो कंपनी है वो उसको फॉलो कर रहा है, और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वो प्रॉपरली एडुकेट भी है और प्रॉपरली ऑपरेट भी कर रहा है। और जो मतलब सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई में क्या बोला है, ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या बोलना चाहिए कि द मतलब आपको ये बोलना चाहिए कि उधर द कंपनी हैज एडुकेट इंटरनल, मतलब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है कि नहीं, एडुकेट, ठीक। और वेदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं, एक्सेप्ट 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी, या फिर कोई भी कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो, प्लस प्लस मतलब एंड है, ठीक है, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और एग्रीगेट बोरोइंग्स, ठीक है, एग्रीगेट ऑफ बोरोइंग्स लेस देन 50 करोड़ फ्रॉम बैंक व फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, क्या क्या है, 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी और टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ एंड एग्रीगेट ऑफ बोरोइंग लेस देन 50 करोड़। तो आज का क्लास यही तक समाप्त हुआ। हम लोग ने आज क्या पढ़ा है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़े, फिर कंपोनेंट ऑफ ऑडिट दिस, उसका डिटेल में चेकिंग किया, फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो भी कंपोनेंट्स है, फिर उसका जो लिमिटेशन है, फिर इवेल्युएट करना पड़ेगा, हम लोग इवेल्युएट क्यों करेंगे, उसका बेनिफिट्स क्या है, और इवेल्युएट कैसे करेंगे, ठीक है, हम लोग ये पढ़े। इसके बाद वाला जो भी वीडियो आएगा वो एस 315 के ऊपर होगा। तो बाय।